नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले तो आज आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि कल मैं आप सबके सामने हाजिर नहीं हुआ था और उसकी वजह अगर ईमानदारी से बताऊं तो वो ये थी कि मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत स्टोरीज़ ढूंढी, लेकिन जिस तरह की कहानियाँ मैं आप सबके सामने लेकर आता हूँ वैसी कोई स्टोरी मुझे कल के दिन मिली ही नहीं। तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने लगाए और फिर मुझे लगा कि कोई काम चलाऊ किस्म की खबर आप लोगों को बताऊं, उससे बढ़िया है कि आज मैं ब्रेक ले लूं। हालांकि थोड़ी मेरे मन में तकलीफ़ थी ये सोचकर कि जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको थोड़ा ऑब्वियसली झटका सा लगेगा कि भाई क्या हो गया, अचानक मिड ऑफ वीक में गायब हो गए। तो ये थी वजह और मैंने आप सबको ईमानदारी से बता दी। और आज चलिए अब आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना महाराष्ट्र के शहर नागपुर की है। नागपुर में इसी महीने 24 फरवरी शनिवार के दिन एक बड़ी घटना हुई। हुआ ये कि 24 फरवरी के रोज़ नागपुर में एक लोकेलिटी है, पॉश लोकेलिटी राजनगर, और राजनगर का एक रिहायशी इलाका है जिसका नाम है सुराणा लेआउट। तो इसी सुराणा लेआउट में बहुत सारे मकान, कोठियाँ बनी हुई हैं। इनमें एक मकान से अचानक दोपहर को तकरीबन 12:30 पौने 1 के आसपास गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। 2 गोलियां एक के बाद एक चलती हैं और लोगों को आवाज़ जो है वो हल्की ही सही सुनाई देती है। कुछ लोग इसको भांपते हैं, रियलाइज़ करते हैं और उसके बाद लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या मामला है। तब तक कुछ लोग जो ऑनलुकर्स हैं और जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि भाई गोली कहाँ चली, उनकी नज़र एक मकान की तरफ पड़ती है जिस मकान का दरवाज़ा खुला हुआ है। हालांकि उस मकान के सामने लगा जो लोहे का गेट है वो बंद था। तो लोगों के मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली इसी मकान में चली हो। वो जो मकान है वो एक फैशन फोटोग्राफ़र विनय पुणेकर का है। विनय पुणेकर का वो पुश्तैनी मकान है और उस मकान में वो अकेले रहते हैं। विनय की उम्र तकरीबन 50 साल है। उनका अपनी पत्नी से अलगाव हो चुका है और विनय के बच्चे कहीं और रहते हैं। तो लोगों को लगा कि एक बार चेक कर लें कहीं विनय जी के घर में तो कुछ नहीं हो गया, पुणेकर साहब के घर में तो कुछ नहीं हो गया। वो फैशन फोटोग्राफ़र होने के साथ साथ अब से कुछ साल पहले तक नागपुर टाइम्स नाम के एक अखबार के लिए काम किया करते थे, यानी वो एक प्रेस फोटोग्राफ़र भी थे। तो शहर में बहुत सारे लोग उन्हें पहचानते थे और ख़ासकर जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ तो खैर लोग उन्हें जानते ही थे। मतलब एक नामी आदमी थे वो। तो लोगों ने जब विनय पुणेकर के मकान में झांका तो उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला है और किसी के पाँव जो है वो फ्लोर पे नज़र आ रहे हैं। पाँव मतलब लेटे हुए हालत में या ज़मीन पर पड़े हुए हालत में किसी के पाँव फ्लोर पे दिख रहे हैं। और ये एक अजीब सा मंज़र था जिसे देखकर लोगों को बड़ी हैरानी होती है। अब लोग करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि वो पाँव किसी और के नहीं बल्कि विनय पुणेकर के ही हैं और पुणेकर फर्श पर पड़े हुए हैं और उनके आसपास ढेर सारा खून बिखरा हुआ है। लोगों को अब ये समझते देर नहीं लगी कि गोली जो है पुणेकर को ही लगी है और कोई उन्हें गोली मारकर मौके से फ़रार हो चुका है। अब लोग अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें जहाँ पर वो गिरे हुए थे, जहाँ पर वो पड़े थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बिखरी हुई थी। तो मामला सीधा सीधा मर्डर का था क्योंकि गोली चली और गोली चलाने वाला गायब, पिस्टल मौके से गायब और उनके गले से और सिर के पिछले हिस्से से काफ़ी सारा खून निकल रहा था। तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम आई, स्निफर डॉग लेकर आई पुलिस और पुलिस ने पूरे इलाके का बहुत बारीकी से जायज़ा लिया, मुआयना किया। पुलिस ने कुछ चीज़ें नोटिस की। पुलिस ने एक तो ये देखा कि मौके पर जो है कुछ बाल जो है वो इंसानी बाल पड़े हुए हैं। तो उसे देखकर पुलिस को ये अंदाज़ा हो गया कि विनय पुणेकर को गोली मारने वाले शख्स के साथ पुणेकर की पहले हाथापाई हुई होगी, लड़ाई हुई होगी, उसके बाद उसने ये गोली मारी होगी। तो कौन था वो शख्स, किसने गोली मारी और दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर वो आदमी फ़रार हो गया, किसी को पता कैसे नहीं चला? ये सारे सवाल पुलिस के पास थे और पुलिस इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। इसी कोशिश में अब पुलिस ने 2 फ्रंट पर काम करना शुरू किया। एक तो पुणेकर को जानने वाले जो लोग थे उनसे पूछताछ करना, उनके बेटे से पूछताछ करना,
नाते रिश्तेदारों से पता करना, साथ ही उनका जो मोबाइल नंबर है उसका CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा कर पुलिस ने उसकी जांच करने की शुरुआत की, ताकि ये पता चल सके कि इस घटना से पहले पुणेकर की किन किन लोगों से बात हो रही थी, कहीं उससे इनके मर्डर का कोई कनेक्शन तो नहीं है, ये पुलिस को पता करना था। पुलिस ने उस इलाके में जो CCTV कैमरे लगे हैं और ख़ासकर पुणेकर के घर के बाहर जो CCTV कैमरा लगा है उसके फुटेज भी पुलिस ने एक्सट्रैक्ट किए, निकलवाए और उसको देखना शुरू किया। और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने देखा कि एक आदमी पुणेकर के घर से वही दोपहर तकरीबन 12:45 बजे के आसपास बहुत अफरा तफरी के माहौल में निकलता है। उसके पास एक बैग है और वो दौड़कर गेट से बाहर चला जाता है। इस मंजर को देखकर ये साफ है कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है जो CCTV कैमरे में दिख रहा है, क्योंकि टाइमिंग एग्जैक्टली मर्डर वाले टाइमिंग से मैच कर रही थी और वो जिस तरह से अफरा तफरी में हड़बड़ी में भाग रहा था उसे देखकर ये भी लग रहा था कि इसने ज़रूर गोली चलाई होगी। इससे एक बात और क्लियर हो गया कि कत्ल करने के लिए पुणेकर के घर में सिर्फ एक ही आदमी घुसा था। वो आदमी कौन है उसकी पहचान करनी अभी बाकी थी। CCTV फुटेज में उसकी तस्वीर, उसका चेहरा सब कुछ कैद हुआ था, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना अभी पुलिस के लिए बाकी था। इस बीच पुलिस की जो जांच चल रही थी, पुलिस ने जो CDR निकलवाई थी, उस CDR को जब पुलिस ने बहुत बारीकी से देखा तो उसमें पुलिस ने ये नोटिस किया कि एक पर्टिकुलर नंबर से विनय पुणेकर की उस दिन 2 से 3 बार बातचीत हुई थी। अब ये नंबर किसका है? ऐसे तो और भी लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर पर पुलिस की निगाह टिकी थी क्योंकि उस नंबर की आइडेंटिटी जो है वो क्लियर नहीं थी। बाकी जो नाते रिश्तेदारों से या दोस्तों से बात हुई उसको पुलिस ने वेरीफाई कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर नंबर के बारे में जब पुलिस ने और ज़्यादा पता लगाने की शुरुआत की तो पता चला कि ये नंबर एक लड़की का है जिसकी उम्र तकरीबन 35 ईयर्स के आसपास है। खुद पुणेकर जिनकी हत्या हुई उनकी उम्र 50 साल है और जिस लड़की से पुणेकर की बात हो रही थी उसकी उम्र है तकरीबन 35 साल। लड़की का नाम है साक्षी ग्रोवर। अब पुलिस को जब साक्षी ग्रोवर के बारे में पता चला तो पुलिस को यह भी पता चला कि साक्षी ग्रोवर के साथ विनय पुणेकर के काफ़ी करीबी रिश्ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जिस तरह से पुणेकर जो है एक डाइवोर्सी थे, उनका तलाक हो चुका था, ठीक उसी तरह से साक्षी ग्रोवर का भी अपने पति से अलगाव हो चुका था। पुलिस ने जब पुणेकर के घर की तलाशी ली तो उनका मोबाइल फ़ोन और दूसरे गैजेट्स भी पुलिस के हाथ लगे और इन चीज़ों को खंगालने पर, उनको एग्जामिन करने पर पुलिस को कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ शॉकिंग डिटेल्स मिले। ये डिटेल्स बेसिकली ये थे कि उनके मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बहुत सारे ऑब्सीन वीडियोज़, चैट्स, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। मतलब आपत्तिजनक चीज़ें जिसे आप पोर्न कहते हैं ना, वो मटेरियल उनके मोबाइल में और लैपटॉप में बहुत सारा मौजूद था। इसके साथ ही पुलिस ने जब उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत बारीकी से मुआयना किया तो उसमें उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है साक्षी ग्रोवर, इसके भी कुछ बहुत ही पर्सनल और इंटीमेट फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ और कुछ चैट्स यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो सारी चीज़ें ऑडियो फॉर्मेट में भी पुणेकर के पास मौजूद थे। तो जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चली तो पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगी कि साक्षी का इस मामले में कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। क्योंकि एक तो साक्षी भी अकेली, पुणेकर भी अकेले, दोनों का एक दूसरे से मिलना और न सिर्फ मिलना बल्कि बहुत इंटीमेट होना और इतना इंटीमेट होना कि अपने प्राइवेट मोमेंट्स को भी एक दूसरे के साथ शेयर करना और शायद प्राइवेट मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, ये भी चीज़ें पुलिस को पता चल रही थी। ऐसे में पुलिस को अब इस लड़की को इंटरसेप्ट करना था, इसे पकड़ना था, साथ ही उस आदमी को भी पकड़ना था जिसने गोली चलाई थी। वो आदमी कौन है ये अभी भी एक राज था। तो खैर साक्षी ग्रोवर को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और पुलिस को कामयाबी मिली। नागपुर पुलिस ने जल्द ही साक्षी ग्रोवर को हिरासत में ले लिया और उससे जब पूछताछ हुई तो साक्षी ग्रोवर ने पहले मना किया, बोला कि पुणेकर से जान पहचान थी, दोस्ती थी, अच्छा रिलेशन था, लेकिन मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जब पुलिस ने बहुत ज़ोर देकर पूछा और कहा कि CCTV फुटेज में हमें वो लड़का भी दिख रहा है जिसने गोली चलाई है, तो सच बताओ वरना खैर नहीं, साक्षी ने ये मान लिया कि हाँ इस मर्डर के बारे में उससे खबर है। और लेकिन उसका ये कहना था कि ये मर्डर जो है न तो उसने किया है न उसने करवाया है। उसका ये कहना था कि जिसने मर्डर किया है उस आदमी का, उस लड़के का नाम है हेमंत शुक्ला और वो साक्षी का दोस्त है। यानी साक्षी के एक दोस्त की हत्या हो गई और एक दोस्त ने हत्या कर दी। तो ये जो हेमंत शुक्ला है ये पेशे से एक जिम ट्रेनर है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है।
इतनी जानकारी पुलिस को अब मिल चुकी थी, साक्षी ने खुद बताई थी। अब पुलिस ने साक्षी से पूछा कि उस रोज़ तुम्हारी बातचीत क्यों हुई पुणेकर के साथ, तुमने क्या बातचीत की, 2 से 3 बार तुमने उनको कॉल किया था। तो साक्षी का ये कहना था कि उसके और पुणेकर के इस रिश्ते से हेमंत शुक्ला काफ़ी नाराज़ होता था, काफ़ी चिढ़ता था, क्योंकि हेमंत शुक्ला उसके भी बड़ा क्लोज था। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एक लव ट्रायंगल का मैटर था, जिसमें एक तरफ साक्षी है और बाकी 2 अलग अलग कोनों में, 2 अलग अलग डायरेक्शन में पुणेकर और हेमंत शुक्ला है। तो पुणेकर और साक्षी की इंटीमेसी से हेमंत शुक्ला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था और उस दिन हेमंत शुक्ला ने साक्षी पर बड़ा जोर डाला कि वो एक बार पुणेकर से बात करके इस मामले को रिजॉल्व करना चाहता है और वो उसे समझाना चाहता है कि पुणेकर साक्षी की ज़िंदगी से दूर चला जाए। साक्षी का ये कहना था कि हेमंत ने उससे ये बात कही थी और हेमंत ने उससे ये भी कहा था कि दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे वो एक बार पुणेकर से जाकर मिलेगा तो मुझे उसके घर के पास ड्रॉप कर दो। साक्षी ने अब पुलिस को बताया कि वो खुद ही अपनी स्कूटी लेकर आई और स्कूटी में हेमंत शुक्ला को पुणेकर के घर के बाहर छोड़ा और कुछ देर बाद जब हेमंत शुक्ला वापस आया तो उसने हेमंत को एक दूसरे ठिकाने पर छोड़ दिया। उसके बाद हेमंत कहाँ गया उसे नहीं पता, उसे तो बाद में पता चला कि हेमंत ने अंदर जो है पुणेकर को गोली मार दी है, क्योंकि हेमंत तो उससे बात करने की बात कहकर ही गया था। ये बात साक्षी ने पुलिस को बताई और एक तरह से उसने अपनी बेगुनाही पुलिस की निगाहों में साबित करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब वो तमाम आपत्तिजनक वीडियोस, फोटोग्राफ्स, चैट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में साक्षी से पूछा तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। अब पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती की और सख्ती करने के बाद एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आई जिसने अब पूरे नागपुर शहर को हिला दिया है। वो कहानी ये है कि साक्षी और हेमंत, ये 2 लोग मिलकर दरअसल पुणे और नागपुर शहर में एक सेक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। सेक्सटॉर्शन बेसिकली 2 शब्दों के मेल से बना है। सेक्स आपको पता ही है और एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली, किसी को डरा धमका कर कुछ लेना। तो जब किसी इंसान को इस तरह के किसी हनी ट्रैप में फंसाया जाता है जिसमें वो किसी लड़का या लड़की के साथ इंटीमेट हो और उसके कुछ एविडेंसेस किसी को मिल जाए और जब उन एविडेंस के सहारे कोई किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो उसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। तो साक्षी और हेमंत ये दोनों मिलकर पुणेकर को सेक्सटॉर्ट कर रहे थे, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी ब्लैकमेलिंग की कोशिश में, रुपए पैसों के लेन देन के झगड़े में हेमंत ने पुणेकर की हत्या कर दी और साक्षी को इस मर्डर के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक एक एक जानकारी थी। ये बात साक्षी ने बाद में अपने पूछताछ में कबूल भी कर ली। फिलहाल हेमंत, जब तक मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हेमंत शुक्ला पकड़ा नहीं गया है, वो फरार है। लेकिन साक्षी गिरफ्तार हो चुकी है और पुलिस को वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपत्तिजनक चीज़ें भी पुलिस के हाथ लग गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि साक्षी और हेमंत मिलकर पुणेकर को ब्लैकमेल कर रहे थे। असल में ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था और पुणेकर ने हेमंत शुक्ला के खिलाफ नागपुर पुलिस के साइबर सेल में एक कंप्लेंट भी दी थी, जिस कंप्लेंट की नागपुर की पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई एफआईआर फॉर्मली इस मामले में रजिस्टर नहीं हुआ था। अब हेमंत जो है इस कंप्लेंट के बाद थोड़ा परेशान भी था और ऑब्वियसली पुलिस ने उससे भी पूछताछ की होगी। तो हेमंत के मन में थोड़े ग्रजेस थे, खुंदक थी कि वो पुणेकर को सबक सिखाए और लव ट्रायंगल वाला इशू तो था ही। तो ये 2-3 वजहें थी जिसकी वजह से हेमंत ने पुणेकर को हिट करने, टारगेट करने का फैसला किया और उसी प्लानिंग के तहत शनिवार 24 फरवरी की दोपहर को हेमंत ने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी ग्रोवर के साथ मिलकर पुणेकर के घर पर धावा बोला। साक्षी बाहर थी और हेमंत घर के अंदर गया और उसने जाकर पहले पुणेकर से मारपीट की और फिर उसे गोली मार दी और उसकी हत्या करके फरार हो गया। अब पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि ये दोनों लोग मिलकर सिर्फ पुणेकर को ही ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बल्कि नागपुर और आसपास के इलाकों में तकरीबन 7 से 8 लोग इनके जाल में फंस चुके थे और उन लोगों से ये सेक्सटॉर्शन के ज़रिए रुपए पैसे की वसूली किया करते थे। साक्षी जो है एक बेट की तरह, यानी एक चारे की तरह इन लोगों से मिला करती थी जो पैसे वाले लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे और खुफिया तरीके से उनके साथ चैट वैट करती थी, वीडियोस बनाते थे। और जब उसका जो पार्टनर है हेमंत, उसे जब इन सारी चीज़ों का पता चलता था, मतलब वो भी ज़ाहिर साजिश में शामिल था, मतलब उसे जब मौका मिलता था तो वो ये चैट, वीडियो, टेक्स्ट,
ये सारी चीज़ें जो है वो सबूत के तौर पर हासिल कर लिया करता था। इसके बाद ये दोनों मिलकर उन लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। तो ये थी पूरी मोडस ऑपरेंडी। और एक अच्छे खासे फोटोग्राफर जिनका शहर में नाम था, फैशन की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में, उनकी हत्या इस लड़की ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर कथित तौर पर सेक्सटॉर्शन की वजह से कर दी। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, एक की तलाश जारी है। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज किसी कमेंट या हमारे किसी भी लिसनर का नाम मैं फ़िलहाल नहीं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी और परसों वाली बात अब थोड़ी पुरानी हो गई। तो मैं थोड़ा प्रिविलेज लेना चाहूँगा कि आज उस सेगमेंट को स्किप करें। बाकी मैं कल फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ, और नाम और कमेंट्स का वो सिलसिला भी आगे चलता ही रहेगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और इस स्टोरी पर प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।